नहीं लेकर के हिंदी व्याकरण का क्लास लेने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास कीजिएगा। और ये क्लास सभी वर्ग के बच्चों के लिए है, जो भी पढ़ते हैं सबके लिए व्याकरण जरूरी है। हिंदी व्याकरण में पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ संज्ञा का। संज्ञा से मैं शुरुआत करूँगा। यहाँ पे संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा का अर्थ क्या होता है? देखिए, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, कोई भी नाम। हम लोग कह सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अगर संज्ञा का परिभाषा लिखना है तो मैं सबका परिभाषा बताऊंगा, आप लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। इसको ढंग से मैं समझाऊंगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा में असंख्य नाम आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे, असंख्य, जिसका अंत है ये नहीं है। इसलिए इसको महानाम के भी नाम से जाना जाता है संज्ञा को, महानाम, क्योंकि इसमें असंख्य नाम आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। तो संज्ञा में हम क्या बताएं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं, या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को। अब संज्ञा के भेद के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद जो होते हैं, भेद या कह लीजिए कि प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये दिखाई दे रहा आपको 5। बस एक हाथ में ये 5 उंगली है, इसको याद रखिएगा। तो संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद होते हैं। आप खुद के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर संज्ञा का नाम याद रख सकते हैं, आप चाहे तो। चलिए याद कर लेते हैं फटाफट। देखिए, हम व्यक्ति हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा जाति है, जातिवाचक संज्ञा। हम समूह में रहते हैं तो समूहवाचक संज्ञा। भाई बहन, माता पिता, ये क्या है? समूह है कि नहीं है? समूह है ना, तो समूहवाचक संज्ञा। और खाते पीते भी हैं हम, कुछ खाते पीते हैं ना, तो जो कुछ खाते पीते हैं, यानी कि द्रव्य खाते पीते हैं, तो द्रव्य खाते पीते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और हमारे अंदर भाव उत्पन्न होती है, हम सोचते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? भावना उत्पन्न होती है, तो भाव उत्पन्न होती है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, खुद के ऊपर 5 संज्ञा का नाम याद हो गया होगा आपको। फिर से एक बार सुनिएगा। मैं व्यक्ति हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा जाति है, जातिवाचक संज्ञा। मैं समूह में रहता हूं, समूहवाचक संज्ञा। मैं द्रव्य खाता पीता हूं, द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं भाव, मेरे अंदर भाव उत्पन्न होती है, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा को देखा जाए तो मेरे शरीर के ऊपर ही, खुद के ऊपर संज्ञा खत्म। आइए संज्ञा को हम लोग ढंग से समझते हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग 2 संज्ञा को जानेंगे। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जानेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। और 3 संज्ञा बाकी है, उसको मैं आगे बताऊंगा। ये 1 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे, देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा पहले देख लीजिए। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। कोई खास व्यक्ति होना चाहिए, कोई खास वस्तु होना चाहिए, कोई खास स्थान का नाम होना चाहिए, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये दोनों का परिभाषा हो गया, आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको समझाने जा रहा हूं। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मैं कहूं राम,
अगर मैं कहूं श्याम, सोहन, मोहन, राजेश, दिनेश, महेश, रूपेश, देवेंद्र, नरेश, तो इससे किसी खास लड़के का बोध हो रहा है। तो ये नाम जो है, लड़कों का नाम जो है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहीं पे मैं ये नाम नहीं बोल करके एक शब्द दे दूं इनके लिए, लड़का। ये अलग अलग लड़का का नाम नहीं बोल करके मैं एक शब्द दे दूं, लड़का। तो यहाँ पे लड़का कहने से पूरा लड़का जाति का बोध हो जाता है। तो लड़का शब्द है जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, मैं कहता हूं राधा, सीता, मीरा, गीता, नीभा, शीला, सीमा, तो लड़कियों के खास लड़कियों का बोध हो रहा है, खास लड़की का बोध हो रहा है। ये नाम रखने से एक लड़की, एक खास लड़की का बोध हो रहा है। तो ये नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं बोल के हम लोग कहेंगे लड़की, एक शब्द इसके लिए दे देते हैं, लड़की। तो लड़की कहने से पूरा लड़की जाति का सबका बोध हो जाता है। तो लड़की शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, और भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए, आप मान लीजिए किसी जंतु को पाल रहे हैं घर पे, कुत्ता पाल लिए हैं, तो उसका नाम आप रख देते हैं, कुत्ता का नाम रख देते हैं टॉमी, टॉम, मोती, हीरो, कुछ भी नाम रख देते हैं मान लीजिए, तो वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन केवल कहते हैं कुत्ता, तो कुत्ता शब्द से पूरे कुत्ता जाति का बोध हो रहा है, कुत्ता शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हाथी, कोई भी जानवर का नाम हो तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन स्पेशल नाम रखिएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे महाराणा प्रताप जो थे ना, उनके घोड़ा का नाम था चेतक, उनके घोड़ा का नाम था चेतक, तो मैं कह देता हूं चेतक, तो चेतक कहने से किसी खास घोड़ा का बोध हो रहा है। तो चेतक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहीं पे कहा जाए घोड़ा, तो घोड़ा से पूरा घोड़ा जाति का बोध हो जा रहा है। तो घोड़ा शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। बात को ध्यान में रखते चलिएगा। अब मान लीजिए मैं यहां पे कह दूं आपसे, कुछ और भी उदाहरण ले लिया जाए। जैसे मैं आपसे कहूं ईद, दीपावली, दुर्गा पूजा, होली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ये सब क्या है? ये पर्वों का नाम है। तो पर्व कहा जाए या त्योहार नाम दिया जाए तो ये शब्द पर्व या त्योहार शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि पर्व कहने से किसी खास पर्व का बोध थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसी भी पर्व का बोध, पूरा पर्व का बोध हो जा रहा, पर्व। अच्छा, इसके अलावे और भी उदाहरण लिया जाए। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ गांव का नाम रख रहे हैं। जैसे ही मेरा गांव का नाम है मछगरा, चोरौली, सारीपट्टी, नगवा, नदुआ। मैंने यहां पे कुछ गांव का नाम लिखा, तो ये खास गांव का बोध हो रहा है इनके नाम लेने से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन इनके जगह पे मैं एक शब्द दे दूं गांव, तो गांव कहने से पूरा गांव का बोध हो जा रहा है। कोई भी गांव हो सकता है, गांव जाति का बोध हो जाएगा। तो गांव शब्द जो होगा वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, मैं कहूं यहां पे सिवान, छपरा, गोपालगंज, गोपालगंज, तो खास स्थान का बोध हो रहा है। लेकिन यहां इनके जगह पे मैं लिखूं यहां पे जिला, जिला, तो जिला शब्द जो हो गया क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर कहा जाए भारत, नेपाल, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी खास देश का बोध हो रहा है। लेकिन यहीं पे मैं शब्द दे दूं देश, क्या हो गया? देश शब्द, देश कहने से पूरा देश जाति का बोध हो जा रहा है। तो देश शब्द जातिवाचक
संज्ञा है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं कुछ पुस्तकों का नाम रखता हूं, जैसे में मैं लिखूं रामायण, ये सब पॉइंट बना दे रहा हूं। मैं कहूं रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, तो ये कहने से किसी खास धार्मिक पुस्तकों का बोध हो रहा है। लेकिन यहीं पे मैं कह दूं ग्रंथ, तो ग्रंथ शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि पूरे ग्रंथ का ना बोध हो जाएगा। ग्रंथ कहने से पूरे ग्रंथ का बोध हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पे मैं दिन का नाम रखूं, महीने का नाम रखूं, साल का नाम रखूं, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं दिन के नाम में आपसे मैं कहूं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यही पे मैं कहूं कि दिन, तो दिन शब्द क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं दिन के नाम के अलावे महीने का नाम रखूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसके जगह पर मैं लिख दूं माह, माह शब्द लिख दूं, तो ये माह जो शब्द हो गया क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर मैं यहां पे कह दूं कि 2023, 2022, 1999, 1775, 1881, तो ये साल का मैंने नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहीं पे मैं कहूं कि वर्ष, एक शब्द दे दूं इनके बदले वर्ष, तो ये वर्ष शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए आप कहिएगा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इनके जगह पे एक शब्द दीजिएगा नदी, क्योंकि ये नदियों का नाम है, नदी कहिएगा तो नदी जातिवाचक संज्ञा। और यहीं पे नदी का नाम रख दिए गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई झील है, जैसे डल झील, बुलर झील, झील का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, केवल कह दिए झील तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ है, पहाड़ का नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन शब्द दे दिए पहाड़, तो पहाड़ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बात समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आए कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा। अब मान लीजिए यहां पे हम फलों का नाम रखते हैं, कोई भी फल का नाम, जितने भी फल है, फलों का और सब्जियों का नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। याद रखना है, फलों और सब्जियों का नाम, फल और सब्जी का नाम, आम, अमरूद, केला फल का नाम हो गया, आलू, प्याज सब्जी का नाम हो गया। तो फल और सब्जी का नाम जो है ये किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। इसके अलावे जातिवाचक संज्ञा में और क्या क्या आता है? फूल का भी नाम आ जाएगा, फल, फूल, सब्जी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके बाद मैं कहूं टेबल, कुर्सी, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तकिया जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सॉरी, टेबल, कुर्सी कहा जाए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर जो है, पलंग, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को ढंग से समझ गए होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ बढ़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं। द्रव्यवाचक संज्ञा को समझा जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसे मापा या तौला जा सकता है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो गया। पहले समूहवाचक समझ लीजिए, 3 नंबर।
समूहवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा लिखिएगा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का बोध होगा तब, जैसे में अगर हम वर्ग कहते हैं तो बच्चों, छात्रों, छात्राओं, इनका समूह का बोध होता है, तो वर्ग समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा मैं सेना कहूं तो पूरा सेना के समूह का बोध होता है। मैं कहूं सभा तो सभा में बहुत से लोग रहते हैं। मैं कहूं समिति तो समिति से भी एक समूह का बोध होता है। मैं कहूं यहाँ पे झुंड तो इससे भी समूह का बोध होता है। मैं कहूं घौद, जैसे केला का घौद, एक साथ कई केला रहते हैं। खाजा जो हम लोग खाते हैं, ताड़ पे उगता है खाजा, तो वो भी घौद है। खाजा का घौद क्या हो जाएगा? समूहवाचक। अब कहा जाता है गिरोह, जैसे आतंकवादी का गिरोह हो गया, एक साथ कई आतंकवादी होते हैं, गिरोह कहलाता है आतंकवादियों का। तो गिरोह जो है समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसके अलावा मैं कहूं आपसे गुच्छा, तो गुच्छा भी, जैसे कहा जाए चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। चाबी का गुच्छा कहने से एक साथ कई चाबी है, चाबियों का मतलब समूह है। अंगूर का गुच्छा कहने से एक साथ कई अंगूर है, मतलब अंगूरों का समूह है। तो ये गुच्छा शब्द जो है ये भी आ जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। मैं कहूं परिवार तो परिवार में बहुत से लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन बहुत से लोग हैं, तो ये हो जाएगा परिवार समूहवाचक संज्ञा। हाँ, लेकिन आप यहीं पे प्रश्न कर दीजिएगा कि सर भाई बहन मम्मी पापा चाचा ताऊ नानी नाना ये कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। भाई बहन कोई भी संबंधी का नाम हो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, क्लियर है? समूहवाचक संज्ञा। आइए जानते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, जिसको मापा या तौला जा सके, याद रखना है, जिसको मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे मापा या तौला जा सके। आप जिसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे आप याद रखना है आपको कि हम लोग जो कुछ खाते और पीते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा है। पहनते हैं ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। खाते पीते पहनते हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, तेल, पानी, घी, दूध, आटा, दाल, चावल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सोना, शरीर पर सजाते हैं ना हम लोग, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके अलावा हीरा मोती द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहां तक कि लकड़ी ये भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं पहनते ओढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन कपड़ा कहिएगा तो कपड़ा जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, तो जो कुछ अब गहना के रूप में ये सब पहनते हैं, सोना चांदी पहना जाता है ना। अब लोहा कहिएगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन लोहा से बना हुआ जितना सामान है ना व्यक्तिवाचक में आएगा। जिस तरह लकड़ी कहिएगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध होगा, लेकिन लकड़ी से बना हुआ सामान जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में हम केवल उसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, भावना प्रकट हो सकती है। तो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा आपका उदाहरण प्रेम, घृणा, दया, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, सच्चाई,
खटास, मिठास, बुढ़ापा, बचपना, तीखा, तीता द्रव्यवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा में जितना भी सब्जेक्ट का नाम है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, इतिहास, भूगोल, नागरिक, जो भी विषय का नाम है, ये विषय का नाम भी किसमें आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है विषय का नाम। मित्रता, मूर्खता, बुढ़ापा, जवानी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, आई लगा हुआ है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, ऊंचाई द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो मैंने आपका ये संज्ञा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। संज्ञा कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया हो कमेंट्स करके बता दीजिएगा।